तो ये लीजिए जनाब, हमने शुरू कर दिया आपका रिज़र्व प्राइस वाला मामला। देखिए, जहाँ तक रिज़र्व प्राइस की बात है, हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो रिज़र्व प्राइस है ये बुनियादी तौर पे इशू है क्या, और हम इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। फ़िलहाल तो पहली बात तो ये समझिए कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप रिज़र्व प्राइस की बात करते हैं तो जो रिज़र्व प्राइस है ये पेपर में पिछली 10 अटैम्प्ट में से मिनिमम 4 दफ़ा तो पेपर में आई है और थ्योरेटिकल पार्ट में आई है। तो लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो मामला जो है वो बड़ा अहम है, मामला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लिहाजा करते हैं इस पे बात। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी बात को कि देखिए, बात मसला कुछ यूँ है कि जो रिज़र्व प्राइस है उसका इशू बुनियादी तौर पे आप क्या कहेंगे। मैं यूँ कहता हूँ कि आप जाते हैं, यू आर गोइंग टू बाज़ार, और बाज़ार जाकर आप जो है वो आजकल के दौर में एप्पल ख़रीदते हैं। आप एप्पल ख़रीदने जाते हैं और आप जाकर कहते हैं सेलर से कि जनाब एप्पल क्या भाव है, तो वो कहता है जी 400 रुपये किलो। आप फौरी तौर पे जो है ना परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं ये 400 रुपये किलो एप्पल। पहले तो बंदा 2-3 दफ़ा ऐसे सवाल उससे करता है कि यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, तुम्हारा किधर पहुंच गया तुम, 400 रुपये किलो एप्पल, कोई अकल की बात करो। अच्छा, अब क्या होता है कि बहस शुरू हो जाती है। वो कहते हैं जी अच्छा आप कितने देंगे, आप कहते हैं जी 200 रुपये किलो। अब वो परेशान हो जाता है कि 200 रुपये किलो तो टू लो है। अब बहस होते होते आप ये कहते हैं कि यार अब मैं जा रहा हूँ, एक कीमत वो बता दो जिस पर तुम मुझे ये दे सकते हो, एंड डैट शुड बी द मिनिमम अमाउंट। वो मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए जिस पर तुम्हें ये पड़ता खाता हो या तुम्हें ये जो सौदा है ये देना मंजूर हो जाए। तो वो ये कहता है कि सर मैं आपको ना ये वाले एप्पल्स जो हैं मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ 350 रुपीज़ पर केजी, इससे कम पे मैं नहीं दूंगा। तो लिहाजा ये जो मिनिमम प्राइस उसने बोली है, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, कम अज़ कम काबिल कबूल कीमत, इसको हम कहते हैं ये है रिज़र्व प्राइस। अगर इतने पैसे आप उसको दे दें तो आपके लिए वो ये अमाउंट जो है वो रिज़र्व कर ली जाएगी। ठीक है जी, अगर इतने पैसे आप उसको दे दें तो ये मिनिमम अमाउंट आपके लिए रिज़र्व कर ली जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहते हैं कि जी 400 रुपये के जी, नहीं हम तो नहीं दे सकते। आप कहते हैं कितना दे सकते, 200 रुपये। वो कहता है जी, कंज्यूमर कहता है कि अब आखिरी बात हो जाए जो तुम्हारे और हमारे लिए काबिल कबूल हो सकती है, तो वो है 350। वो कहता है इससे कम थी तो मैं दूंगा ही नहीं। तो ये वो प्राइस है जिस पर विनिंग बिड वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो हम कहते हैं रिजर्वेशन प्राइस या रिजर्व प्राइस या रिजर्वेशन प्राइस इज़ अ मिनिमम अमाउंट दैट सेलर विल एक्सेप्ट, जो सेलर को काबिले कबूल है, जो सेलर के लिए काबिले कबूल है कि इतने में वो दे सकता है, वी कॉल्ड इट रिजर्व प्राइस। जी बच्चों, ये बात क्लियर है? शाबाश। तो ये वो मिनिमम प्राइस है जिस पर वो बेचने के लिए तैयार है। लेकिन हमें जब पेपर में सवाल आता है तो ना सिर्फ हमसे रिज़र्व प्राइस पूछी जाती है, हमसे ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिज़र्व प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो फैक्टर भी हमें बताने पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिज़र्व प्राइस को थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेट्स सी दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ रिज़र्व प्राइस। तो ये रिज़र्व प्राइस के फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे जहन में होना चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फर्म कभी भी इतने कम पैसों में चीज़ नहीं बेचती कि जिससे उसकी कॉस्ट भी पूरी ना हो। यानी नो बडी कैन सेल द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट। एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो जाए, लेकिन कोई भी फर्म जो है वो कॉस्ट से बिलो कोई भी चीज़ बेचने को तैयार नहीं होती। मैंने साथ ही साथ इतना सेंटेंस ज़रूर लिखा है
कि जब आपसे कहा जाए ना डिस्क्राइब 4 फैक्टर, डिस्क्राइब 6 फैक्टर्स, तो आपके पास लिखने के लिए सूटेबल या ऑप्टिमम मटेरियल होना चाहिए। तो वो मैंने इसके अंदर पुट इन किया है। इसीलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जो मैं आपको स्लाइड्स भेजता हूँ लेक्चर के बाद, वो नोट्स के एतबार से कंप्लीट नोट्स होते हैं, यानी उसको तैयार कर लेने के बाद आपको किसी नोट्स की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप बेशक लाइब्रेरी पूरी पढ़ डालें, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं है। ज़ाहिर तजर्बा और मुशाहदे की बुनियाद पे हमने ये बनाई है ना, तो इसलिए वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेहतरीन हल ये है कि आप इसको याद कर लिया करें। अगर इतना काम आप याद करके लिख के देख लें तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। एनीवे, तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कॉस्ट से कम कोई नहीं बेचेगा। अच्छा, ये बात क्लियर है जी, पॉइंट नंबर 1। तो फिर आगे चलते हैं। शाबाश, क्लियर है तो जी लिख के एंटर कीजिए। जी शाबाश, क्लियर है तो जी लिखकर एंटर कीजिए। ठीक हो गई बात। अब दूसरी चीज़ जो है वो है कि कॉस्ट के साथ हमेशा अमूमी तौर पे एक मिनिमम प्रॉफिट भी एक्सेप्टेबल साथ होता है, यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट। ये दूसरा फैक्टर है कि कॉस्ट के साथ एक्सेप्ट द मिनिमम प्राइस विद इंक्लूड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वो कम से कम कीमत जिसके अंदर एक प्रॉफिट का हिस्सा शामिल हो, चूँकि ये वो हिस्सा है जो हकीकत में कॉस्ट ही है। उसकी फैमिली के एक्सपेंडिचर, उसके वर्कर्स के एक्सपेंडिचर, उसके बाकी मानदा अखराजात पूरे हो रहे, तो हम कहते हैं कि एक एक्सेप्टेबल प्रॉफिट ज़रूर उसके साथ होता है। तो दो बातें होंगी। पहली बात, कॉस्ट से नीचे नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर रखेगा कि जैसे इसके अंदर उसने कहा जी ठीक है मैं 350 रुपये में आपको एप्पल दे देता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है 350 में वो लाया होगा? नहीं, वो यकीनन 300 में, 325 में लाया होगा। वो फिर भी इसके ऊपर एक थोड़ा सा मुनाफा ज़रूर रखता होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सेप्टेबल प्रॉफिट। ये बात भी क्लियर है? क्यों बच्चों, क्लियर है तो जी लिख के एंटर कीजिए। जी शाबाश, जवाद, अरूब, ठीक है, खतीजा, उमर, मुबशिर, जवाद, जी शाबाश। तो ठीक हो गया जी, तो ये क्लियर है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं कि तीसरा फैक्टर है लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। ये असल में आपके जहन में होना चाहिए कि जब हम कारोबार चला रहे होते हैं तो हमारे पास एक रनिंग कैश भी होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम इसकी बिज़नेस की रनिंग कॉस्ट पूरी कर सकें, ताकि हम बिज़नेस की रनिंग कॉस्ट पूरी कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि बिज़नेस की रनिंग कॉस्ट पूरी करने के लिए हमारे पास बिज़नेस की लिक्विडिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा? अगर ये ना हो तो फिर ये होगा कि हम थोड़ा सस्ते में भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। वी कैन चार्ज प्राइस बिलो दैन डैट, ठीक है ना। तो अब पहली बात क्या हुई थी? पहली बात ये थी कि लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस जो है वो क्या है? कैश जिससे आपने कारोबार चलाना है वो आपके पास नहीं है, तो आप सस्ता बेचने के तैयार हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम ईद-उल अज़हा पे अक्सर बकरा ख़रीदने जाते हैं, तो शाम के वक्त कोई फार्मर ऐसा होता है इसके पास बकरे भी हैं, टेंट भी है, जगह भी है, लेकिन उनको खिलाने के लिए उसके पास जो है वो फूड के लिए पैसे नहीं है, यानी उनको जो उसने जो है दाना खिलाना है उसके लिए पैसे नहीं। तो वो क्या करता है, वो एक आध बकरा सस्ता बेच देता है। तो वो जो एक आध बकरा सस्ता बेच देता है, क्यों बेच देता है? क्योंकि उसके जेब में लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस नहीं है, तो कैश बिजनेस के पैसे नहीं है। तो हमने क्या कहा, तीन बातें की। पहली बात यह है कि कॉस्ट से नीचे सेल नहीं करते अमूमी तौर पे, और दूसरी बात यह कि कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मुनाफा भी रखते हैं। दूसरी बात क्या है, कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मुनाफा भी रखते हैं, प्रॉफिट भी रखते हैं। तो ये मिनिमम प्रॉफिट होता है जो अगर ना मिले तो बेचने को तैयार नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर बिज़नेस की लिक्विडिटी कम हो जाए, यानी वो कैश जिससे कारोबार चलाना है उसके लिए पैसे ना हो, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो थोड़ा सा और सस्ता करके बेच देता है, बल्कि कॉस्ट से भी नीचे बेच देता है। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो है वो है स्टोरेबिलिटी। अगर तो एक प्रोडक्ट स्टोर किया जा सकता है तो फिर तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो कहेगा अच्छा यार ठीक है, अगर आज ये जो है ये नहीं बिक रहा इतने पैसों में तो मैं फिर बेच लूँगा। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, ओवन हो गए,
इसी तरह जो है वो ग्रिल्स हो गई, तो ये वो चीज़ें जो मेटल की बनी हुई हैं, घिसती नहीं है, तो यहाँ पे स्टोरेबिलिटी आ जाती है, लिहाजा वो इसको सस्ता नहीं करता। ऐसी सूरत में जो रिज़र्व प्राइस है वो हाई रहेगी, कीप रिजर्व प्राइस हाई। लेकिन अगर इसकी जगह पेरिशेबल गुड्स हों, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर उसे पता है कि मैं ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, लिहाजा वो उनकी कीमत गिरा देगा या सस्ते में भी दे देगा। जी यहाँ तक क्लियर है जी, फोर्थ पॉइंट तक। जी उमर, मुबशिर असलम, जवाद, खतीजा, अरूब, जी शाबाश, तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक होगी बात। तो चलते हैं फैक्टर नंबर 5 की तरफ। फैक्टर नंबर 5 ये कंपनी पॉलिसी। देखिए बाज़ कंपनीज जो हैं वो अपनी पॉलिसी को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देती हैं कि वो कहती हैं जो हमारी फ़िक्स्ड प्राइस है वही हमारी रिज़र्व प्राइस है, हमारी फ़िक्स्ड प्राइस ही हमारी रिज़र्व प्राइस है। टोयोटा है, होंडा है, इवन मर्सिडीज़ है, टोयोटा है, तो टोयोटा कहता है जी कि 36 लाख की कार है और अगर तुम्हें रिज़र्व करानी है तो 36 लाख ले आओ, इससे कम में हम नहीं बेचेंगे, चूँकि हमें इसमें इमेज का मामला जो है ना वो आ जाता है, लिहाजा हम इससे कम में सेल नहीं करेंगे। तो बाज़ कंपनीज की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वो फिक्स प्राइस से नीचे आने को तैयार नहीं होते। ठीक है जी, तो ये भी एक फैक्टर है। और आखिरी फैक्टर जो है वो ये है कि कोई भी कंपनी मार्केट की गोइंग प्राइस से भी नीचे कम ही आती है, तो वो चेक करते हैं व्हाट इज़ गोइंग प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी करोला बेचने गए हैं और वो कोई 18 मॉडल की करोला है, आप मार्केट में बेचने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या आप बगैर पूछे ही जाके बेच देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, ज़ाहिर है आप मार्केट में जाएंगे, पहले देखेंगे उस मॉडल की बाकी गाड़ियाँ कितने में बिक रही हैं। इसी तरह हर कंपनी जो है वो जब अपना प्रोडक्ट बेचती है तो वो देखते हैं कि व्हाट इज़ अ गोइंग रेट, व्हाट इज़ अ कंपेटिटिव प्राइस, कि इस वक्त मार्केट में कंपेटिटिव प्राइस क्या चल रही है, कंपेटिटर क्या चार्ज कर रहा है। तो कंपेटिटिव प्राइस से भी नीचे नहीं आते और वो गोइंग रेट से भी नीचे आमतौर पे नहीं आते। तो ये 6 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर क्या था शाबाश, कि कॉस्ट से नीचे अमूमी तौर पे कोई चार्ज नहीं करेगा। दूसरी बात ये कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मुनाफा भी रखेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर लिक्विडिटी ऑफ बिज़नेस कम पड़ गई, कारोबार चलाने के लाले पड़ गए और उसको नट बोल्ट्स के लिए, लुब्रिकेंट्स के लिए पैसे नहीं जिससे मशीन चल सकती है, तो वो कहेगा अच्छा भाई फ्यूल के पैसे नहीं, तो वो कहेगा यार थोड़ा सा मटेरियल सस्ता बेच दो, थोड़ा सा प्रोडक्ट, थोड़ी सी लिक्विडिटी गेन करो बिज़नेस के लिए। और फोर्थ जो है वो ये है कि अगर स्टोरेबिलिटी का इशू हो तो फिर चीज़ सस्ती बेच दी जाती है, रिज़र्व प्राइस नीचे दी जाती है, लेकिन अगर स्टोर की जा सकती है तो फिर हम इसको अबव रखते हैं। और इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं तो कंपनी पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि अगर कंपनी की पॉलिसी ये है कि हमने एक फ़िक्स प्राइस से नीचे नहीं जाना, तो ज़ाहिर है उनकी रिज़र्व प्राइस फिर वही है जो उनकी फ़िक्स प्राइस है। और नंबर 6 ये है कि अगर गोइंग रेट मार्केट में क्या है, तो गोइंग रेट पे भी अक्सर ये देखा जाता है और कि उससे नीचे हम ना बेचें कंपेटिटर की प्राइस से। जी बच्चों यहाँ तक क्लियर है, तो जी लिख कर एंटर कीजिए 6 के 6 पॉइंट्स। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने पेपर फोकस होते हुए 6 ही रखे हैं, उसकी एक वजह ये थी कि पेपर में अगर देखते हैं तो ये सवाल बारहा आया है, लेकिन मैंने इसके 3 डिफरेंट जगह से रेंडमली सैम्पल ले लिए। एक मैंने लिया स्प्रिंग 12 का, एक मैंने लिया ऑटम 17 का और एक मैंने लिया ऑटम 19 का। पहला सवाल जो है स्प्रिंग 12 का, ज़रा गौर कीजिएगा। व्हाट इज़ अ रिज़र्व प्राइस, डिस्क्राइब द फैक्टर विच गवर्न द रिज़र्व प्राइस ऑफ अ सेलर। 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है कि आप वो फैक्टर डिस्क्राइब कर दीजिए जो गवर्न करते हैं या जिस पर फैक्टर जो है रिजर्व प्राइस बेस करती है। सेम सवाल इसी तरह से फिर आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व प्राइस, ब्रीफली डिस्क्राइब 3 फैक्टर विच मे इफेक्ट रिजर्वेशन प्राइस। तो 3 फैक्टर पूछे, तो जब 3 फैक्टर पूछे तो नंबर भी उसने कम कर दी। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं तो फिर नंबर भी उस एतबार से कम कर दिए गए। अच्छा, और जब उसने कहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व प्राइस, ये देखिए ऑटम 19 में डिस्क्राइब 6 फैक्टर्स। अब उसने 6 फैक्टर्स कहे हैं। अच्छा 6 फैक्टर्स कहे हैं तो फिर उसने नंबर भी उतने बढ़ा दिए, लेकिन डिस्क्राइब करने का ही कहा उसने। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि 1 से 2 लाइन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, चाहे ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो, और इससे कम वर्ड्स हो भी नहीं सकते अगर हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। क्लियर जी।
तो यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल क्यों बच्चों? जी लास्ट वाली स्लाइड आपको दिखा देते हैं, बस 1 मिनट बच्चों को क्लियर कर लेने दीजिए ज़रा। जी शाबाश बच्चों, ठीक हो गई बात? तो यहाँ तक क्लियर है? जी बिल्कुल ठीक है। तो हम चलते हैं, ये वाली स्लाइड आप कह रहे थे नोट डाउन करनी है आपने? जी पिक्चर ले लीजिए फ़ौरन, मोबाइल आपके पास है, ठीक है, ठीक होगी बात। और जो आपकी डायग्राम है उसके अंदर आपने सप्लाई कर्व को बिल्कुल अटैच करना है वाई एक्सिस के साथ, और वहाँ पे रख के आपने प्राइस लिखनी है। और ये जो प्राइस होगी ये आपकी रिजर्व प्राइस होगी कि इससे कम में सप्लाई दस्तयाब नहीं है। अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो सप्लाई इज़ ज़ीरो, कोई सप्लाई नहीं। इसके ऊपर आएंगे तो बात शुरू होगी, यानी बात इससे या इससे आगे चलेगी, इसके नीचे नहीं चलेगी। क्लियर बच्चों? जी अबीर आबिद, मुबशिर असलम, इज इट क्लियर? जी शाबाश, ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसके अंदर मैंने फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस पे बात की, और इसके अंदर मैंने रिजर्व प्राइस पे बात की। ये ठीक है कि सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस पे ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन पूछा भी जा सकता है। और जो रिजर्व प्राइस है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कौन कौन से सवाल कैसे आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर के हवाले से 1 से लेकर 100% अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं रैंक करूँ तो कहाँ पर आप प्रिवेल करेंगे? शाबाश। तो मुबशिर असलम 100 पे है, खदीजा सज्जाद जो है 100 पे हैं, और जो है वो काशिफ सत्तार 100 पे हैं, अरूब 100 पे हैं, और अरूबा मेरा हल नाम इनका पूरा, रेहान जो है 100 पे हैं, जवाज़ जो है और सुनैना है, उमर फ़ारूक हैं। तो ये तमाम बच्चे 100 पे हैं, ठीक है जी। और जनाब जो है उमर फ़ारूक थोड़ा सा नीचे रहते हैं मेरे लिए, लिटिल लो एवरेज, चले एनीवे, लेकिन प्रोफेशनल बच्चा है। रक्षिंदा 100 पे हैं, महानूर 100 पे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस फीडबैक एंड फॉर योर गुड अंडरस्टैंडिंग। इट्स ऑल अबाउट टू वे ट्रैफिक है, जितनी मैं मेहनत करूँगा उतना आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। कीप इन योर रिमेंबर मी इन योर prayers. Thank you very much.